एवरीवन वेलकम टू इवोक लर्निंग। आज हम क्लास 7th हनी कॉम का चैप्टर 1 रीड करेंगे और इस चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सो बिफोर यू रीड यहाँ पर कुछ लाइंस दी हुई हैं। अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम। सो इस स्टोरी में होता क्या है कि एक किंग है जिसके पास अपने 3 सवाल हैं और वो इस पूरी स्टोरी में अपने उन 3 सवालों के आंसर्स ढूंढ रहा है। सीकिंग मीन्स ढूंढना। व्हाट आर द क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस क्या हैं और किंग को एक्चुअली जो चाहिए है वो उसे मिलता है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। सो एक राजा होता है, एक बार की बात है, तो उसके दिमाग में ये बात आती है कि अगर मुझे 3 चीज़ें पता होंगी तो मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा। सो ये 3 चीज़ें क्या थी? वट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, विच पीपल शुड ही लिसन टू, वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। सो उसके जो 3 सवाल थे वो थे कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, किन लोगों की उसे बात सुननी चाहिए और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, मतलब उसको कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है जो उसे करना चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. So king ने क्या किया कि अपने दूत यानी मैसेंजर्स को अपने पूरे राज्य में, किंगडम मीन्स अपने पूरे राज्य में भेज दिया कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढ करके लाओ जो मेरे सारे सवालों का जवाब दे दे और उसको मैं एक बड़ा अमाउंट दूंगा मनी का। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. तो बहुत सारे बुद्धिमान लोग उसके दरबार में आते हैं और उसके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, पर सभी के आंसर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, तो जो पहला क्वेश्चन था उसके रिप्लाई में कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। तो उनका पहला सवाल जो था वो था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। तो लोगों ने बोला कि उन्हें एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। तो सिर्फ यही एक तरीका है कि आप सही समय पर कोई सही काम कर पाएंगे। कुछ लोगों ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है किसी चीज़ को डिसाइड कर लेना एडवांस में कि हमारे लिए सही समय क्या है किसी काम को करने का। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures and always do whatever seemed necessary at that time. तो कुछ लोगों ने बोला कि राजा को क्या करना चाहिए, अपने फुलिश प्लेजर्स जो हैं, मतलब कि उनकी जो आराम की चीज़ें हैं उनको छोड़ देना चाहिए। उनको सब आसपास की चीज़ों को नोटिस करना चाहिए कि उनके आसपास क्या चल रहा है और जो उस समय ज़रूरी लगे वही करना चाहिए। Yet and others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. तो कुछ लोगों ने बोला कि राजा को कुछ लोगों का एक ऐसे बुद्धिमान लोगों का ग्रुप चाहिए। काउंसिल मीन्स कुछ ऐसे लोग जो आपको सही समय पे सही सलाह देते हैं। तो कुछ ऐसे लोगों की काउंसिल चाहिए, बुद्धिमान लोगों की, जो राजा को सही काम करने के लिए सही समय पर सही काम करने का एडवाइस कर सकें। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ऐसा उन लोगों ने इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि उनका मानना था कि एक ही इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है बिना किसी की हेल्प लिए कि वो हर बार सही डिसाइड करके बता सके कि कोई भी काम करने का सही समय क्या है। तो इसीलिए एक ग्रुप की ज़रूरत है राजा को। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने कहा कि लेकिन ऐसा है कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट होती हैं, तो इसके लिए राजा काउंसिल के डिसीज़न का वेट नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो लोगों ने ये बात भी गलत ठहरा दी कि काउंसिल होना ज़रूरी नहीं है क्योंकि कुछ काम बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं और फिर डिसीजन का वेट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए राजा के लिए बेस्ट चीज़ ये है कि वो फ्यूचर में देखें कि भविष्य में क्या होने वाला है। अगर भविष्य पता होगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमें सही कौन सा काम किस समय करना है। एंड ओनली मैजिशियंस कैन डू दैट, कुड डू दैट। और फ्यूचर देखने का काम जो है वो सिर्फ जादूगर ही कर सकते हैं, इसलिए जो किंग है उनको जादूगर के पास जाना चाहिए। In their answers to the second questions, some said that the people most necessary to the king were his counselors. तो दूसरा क्वेश्चन जो था राजा का वो ये था कि उसके लिए कौन लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो लोगों ने आंसर किया कि किंग के जो काउंसलर्स हैं या जो उनके दरबारी हैं वही राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अदर्स सेड द प्रीस्ट, मतलब कि जो पुजारी होते हैं
वो लोग ज़्यादा ज़रूरी हैं। अ फ्यू अदर्स चोज़ द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने बोला कि डॉक्टर्स बहुत ज़रूरी हैं। येट एन अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोगों ने बोला कि उनके जो सैनिक हैं राजा के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। थर्ड क्वेश्चन जो था उसके लिए कुछ लोगों ने बोला कि राजा ने पूछा था कि उनके लिए कौन सी चीज़, कौन सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ लोगों ने बोला कि साइंस बहुत ज़रूरी है, कुछ लोगों ने बोला कि राजा को लड़ना आना चाहिए, फाइटिंग बहुत ज़रूरी है, और कुछ लोगों ने बोला कि रिलीजियस वर्शिप यानी कि भगवान की पूजा पाठ करना ही सब कुछ है। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. तो राजा को जो भी आंसर्स लोगों ने दिए उससे राजा बिल्कुल भी सहमत नहीं था, बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि जो आंसर्स थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। इसलिए राजा किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हुए और उन्होंने किसी को कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे ही किसी हर्मिट के पास जाऊंगा एडवाइस के लिए। हर्मिट मीन्स एक ऐसा इंसान जो अकेला रहता हो, ठीक है, और वो बहुत ही ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा हो। तो उन्होंने सोचा कि बहुत ही एक साधारण से व्यक्ति के पास मैं जाऊंगा एडवाइस लेने के लिए, जिसको कि उसकी बुद्धिमानी के लिए दूर दूर तक जाना जाता हो। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. So जो hermit था वो जंगलों में रहता था। वुड्स मीन्स जंगल, छोटे फॉरेस्ट होते हैं, और वो वहीं पर रहता था। उसने कभी भी वुड को नहीं छोड़ा था हर्मिट ने, और उसने सिर्फ साधारण लोगों के बीच में ही अपना जीवन बिताया था। सो जो किंग थे उन्होंने बिल्कुल ऑर्डिनरी कपड़े पहन लिए। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो जैसे ही वो राजा हर्मिट के हट के पास पहुंचने वाला था तो उसने अपने बॉडीगार्ड के साथ में अपने हॉर्स को छोड़ दिया और वहां से वो अकेला ही हर्मिट के घर तक गया। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his हट। तो जैसे ही राजा हर्मिट के हट के पास पहुंचता है वो देखते हैं कि वो व्यक्ति अपने हट के आगे ग्राउंड को डिग कर रहा है, यानी कि एक गड्ढा खोद रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। तो उसने किंग का वेलकम किया और अपना काम वापस से करने लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेविली। तो जो हर्मिट था वो बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति था, बहुत ही वीक हो चुका था, और उसने बहुत ज़्यादा काम भी कर लिया था। तो उसकी सांसें थी वो बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी, बहुत ही हैविली वो ब्रीथ कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो hermit के पास जाकर किंग कहते हैं कि मैं आपके पास आया हूँ और अपने 3 सवालों का जवाब लेने के लिए आया हूँ। मेरे 3 सवाल ये हैं कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या होता है, हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मतलब वो कौन व्यक्ति हैं, वो कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए कौन से काम या कौन से मैटर्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हर्मिट ने किंग की बात सुनी लेकिन उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। ही वेंट ऑन डिगिंग। वो अपना काम करते रहे, वो गड्ढा खोद रहे थे अपने हट के बाहर, तो वो अपना काम करते रहे। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो किंग ने बोला हर्मिट से कि आप अब बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो आप मुझे अपनी स्पेड दे दीजिए, यानी कि फावड़ा अपना दे दीजिए। ये इस टाइप का टूल है हर्मिट के हैंड में, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये फावड़ा मुझे दे दीजिए और मैं आपकी जगह पर काम कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। उन्होंने किंग को थैंक्स बोला और अपना स्पेड उसको दे दिया किंग को, और फिर वो ज़मीन पर जाके बैठ गए। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. तो किंग जब 2 क्यारियाँ किंग बना लेते हैं, बेड्स मीन्स जहाँ पर हम छोटे पौधे उगाते हैं, जैसे बोलते हैं ना फ्लावर बेड्स। तो जब 2 क्यारियाँ किंग ने डग कर ली, खोद ली, उसके बाद उन्होंने अपने आंसर्स, अपने क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट किया, लेकिन हर्मिट ने अभी भी कोई आंसर नहीं किया, और वो खड़े हुए स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। तो हर्मिट ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए, अपना स्पेड मांगते हुए किंग से बोला कि अब आप वर्क मुझे दे दीजिए और आप रेस्ट करिए।
बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन किंग ने उनको फावड़ा जो था, वो जो स्पेड था, उनको वापस नहीं किया और वो खुद ही काम करते रहे. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said. तो 1 घंटा बीत गया, इसी तरह दूसरा घंटा भी बीत गया और अब जो सन था वो भी धीरे धीरे सेट होने लग गया था, बिहाइंड द ट्रीज़ चला गया था, यानी कि सूरज धीरे धीरे डूबने लगा था. और फाइनली किंग ने क्या किया कि उस स्पेड को ज़मीन में गाड़ते हुए उन्होंने बोला कि मैं आपके पास आया हूँ. आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम. तो उन्होंने बोला कि मैं आपके पास आया हूँ अपने सवालों का जवाब लेने के लिए. अगर आप मुझे आंसर नहीं कर सकते तो आप मुझे बता दीजिए और मैं घर चला जाऊँगा. हियर्स कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट. तो हर्मिट ने कहा कि देखिए कोई दौड़ता हुआ आ रहा है. द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स देम. तो किंग पीछे मुड़ के देखते हैं कि एक बियर्डेड मैन, यानी कि एक व्यक्ति जिसकी बहुत ज़्यादा दाढ़ी थी, वो दौड़ता हुआ चला आ रहा था उन दोनों की तरफ, किंग और हर्मिट की तरफ. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. और उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था जहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. तो जैसे ही वो किंग के पास पहुंचता है वो आदमी fainted means बेहोश हो जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो उन्होंने उसका कपड़ा हटाया, किंग और हर्मिट ने, और उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को चोट लगी हुई थी उसके स्टमक में. The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. तो किंग ने उसके घाव को धोया, अपना हैंकरचीफ लगाया, लेकिन जो ब्लड था वो रुक नहीं रहा था. तो किंग जो है बार बार उसको रीड्रेस करता रहा, मीन्स बार बार साफ़ कपड़े से उसको साफ़ करता रहा उसके वुंड को, जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो गई. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब उस व्यक्ति को थोड़ा अच्छा फील होने लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा. किंग ने उसको फ्रेश वाटर दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. अब तक जो सूरज था वो डूब चुका था और अब हवा जो है ठंडी हो चुकी थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. तो हर्मिट की हेल्प से किंग ने उस व्यक्ति को हट में लेकर के गया और उसको बेड पर लेटाया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट. द किंग टायर्ड बाय हिज वर्क एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. तो उस व्यक्ति को बेड पे लेटाते ही उसने अपनी आंखें बंद की और वो शांति से सो गया. और किंग भी अब तक बहुत दूर से चल के आया था हर्मिट के पास, और उसके अलावा उसने बहुत ज़्यादा काम भी कर लिया था, सो वो भी फ्लोर पर लेट गया और वो सो जाता है. व्हेन ही अवोक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंजर बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. सो जब किंग सो कर के उठता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है कि मैं कहाँ हूँ और ये जो बियर्डेड मैन है ये है कौन. Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. तो bearded man ने जैसे ही देखा कि राजा जो है वो सोकर उठ गए हैं, उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी. उन्होंने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. तो राजा ने बोला कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, तो मैं किस चीज़ के लिए आपको माफ़ी दे दूँ. You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. तो उस व्यक्ति ने बोला राजा से कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आप मेरे एनिमी हैं, आप मेरे वो दुश्मन हैं जिससे बदला लेने के लिए मैंने स्वोर यानी कि कसम खाई थी, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार डाला और मेरी सारी प्रॉपर्टी आपने सीज़ कर ली यानी कि फोर्सफुली आपने मुझसे छीन ली मेरी प्रॉपर्टी. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. तो इसने उस व्यक्ति ने राजा से बोला कि मैं जानता था कि आप हर्मिट की हट तक अकेले ही गए हैं, इसलिए मैंने अपना माइंड मेकअप किया कि जब आप अपने घर की तरफ लौटेंगे तो मैं आपको मार दूंगा. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप लौटे नहीं. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me.
आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वॉन्ट्स। तो उसने बोला कि आप तो वापस आए नहीं, इसलिए मैं जहाँ पर छुपा था मैं वहाँ से निकल आया और मुझे आपका बॉडीगार्ड मिल गया जिसने मुझे पहचान लिया और उसी ने मुझे ये घाव दे दिया। मैं वहाँ से भाग आया, लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे घावों को ड्रेस अप नहीं करते, मतलब आप अगर मेरी पट्टी मुझे नहीं लगाते या मेरे वुंड्स को ट्रीट नहीं करते तो मैं शायद मर चुका होता। आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। मैंने तो आपको मारने की इच्छा रखी थी लेकिन आपने मेरी जान बचाई है। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। फॉरगिव मी। तो उसने बोला कि अगर अब मैं जीवित रहता हूँ तो मैं आपको सबसे वफ़ादार नौकर की तरह आपको सर्व करूँगा और अपने बच्चों को भी मैं यही काम करने का ऑर्डर दूँगा। प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। द किंग वॉज़ वेरी हैप्पी टू हैव हैड मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो किंग को इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि एक जो व्यक्ति उनका इतना बड़ा दुश्मन था उसके साथ इन्होंने इतने आराम से शांति बना ली, इतना पीस उसके साथ में कर लिया और उसके अलावा उसको एज अ फ्रेंड मतलब उसको एक एनिमी की जगह एक फ्रेंड मिल गया। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him। तो किंग ने न सिर्फ उसको माफ़ किया बल्कि उन्होंने बोला, उसको प्रॉमिस किया कि मैं अपने कुछ सर्वेंट्स यानी अपने कुछ नौकर भेजूँगा और अपना खुद का डॉक्टर भेजूँगा जो तुम्हारी केयर करेगा। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि मैंने तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी ली है वो भी मैं तुम्हें दे दूँगा वापस। Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit। उस घायल व्यक्ति को वहाँ पर छोड़कर किंग हट से बाहर निकलते हैं और हर्मिट को ढूंढने लगते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। तो किंग जो है वो वापस जाने से पहले एक बार फिर से अपने क्वेश्चंस का आंसर हर्मिट से लेना चाहते थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। तो एक दिन पहले जो क्यारियाँ किंग और हर्मिट ने मिल कर के बनाई थी उन क्यारियों में वो हर्मिट अपने घुटनों के बल झुक करके बीज बो रहा था। सोइंग सीड्स मतलब बीज को बोना। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। तो किंग ने उनसे रिक्वेस्ट किया हर्मिट से कि मैं एक लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him। तो क्योंकि किंग खड़े हुए थे तो उनकी तरफ देखते हुए हर्मिट ने बोला कि आपको अपने सवालों का जवाब ऑलरेडी मिल गया है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो किंग ने पूछा कि कैसे मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा, आपने देखा नहीं क्या। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। अगर आप मुझे ना समझते, मेरी कमज़ोरी को ना समझते कल, और अगर आप मेरे लिए ये क्यारियाँ नहीं बनाते तो शायद अब तक आप चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। और तब शायद उस आदमी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया होता और तब आप ये विश कर रहे होते कि काश मैं वहीं हर्मिट के साथ उस हट में रुक गया होता। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप मेरे लिए क्यारियाँ बना रहे थे, जब आप इस ग्राउंड को डिग कर रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। उस समय सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके लिए मैं ही था और मेरी भलाई करना, मेरे लिए अच्छा करना, वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपका काम था, या सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस आपके लिए वही था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। उसके बाद जब वो व्यक्ति हमारे पास दौड़ता हुआ आया तब सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम वो था जब आप उसकी केयर कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। तो अगर आप उसके साथ ऐसा नहीं करते, अगर आप उसके घावों को नहीं धोते, उसकी चोट को आप सही से ट्रीट नहीं करते, तो वो शायद मर चुका होता और आपके और उसके रिलेशंस जो अभी अच्छे हो गए हैं शायद वो भी ना हो पाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। सो
उस टाइम पर वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, सबसे इम्पॉर्टेंट मैन वही था, और आपने उसके लिए जो कुछ भी किया वो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। तो हर्मिट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात राजा को बताई। उन्होंने कहा हमेशा याद रखो कि सिर्फ एक टाइम है जो हमेशा सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और वो समय है नाउ, मीन्स अभी। यानी कि आपका जो प्रेजेंट है वो ही आपके लिए सब कुछ है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। ये टाइम हमारे लिए सबसे ज़्यादा, जो आपका प्रेजेंट है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही वो समय है जब आप कोई डिसीज़न ले सकते हैं, जब आप कोई एक्शन कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने पास्ट को तो कभी चेंज नहीं कर सकते, जो पास्ट में हो चुका है उसको आप कभी नहीं बदल सकते, और फ्यूचर में आपको पता नहीं कि आपके साथ क्या होने वाला है। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है वो अभी का है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। आप जिस समय पर जिस भी इंसान के साथ हैं वही इंसान आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर नो वन नोज़ वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं है कि क्या होना है फ्यूचर में, और हम किससे मिलते हैं किससे नहीं मिलते हैं, ये चीज़ें आपको पता नहीं है। इसीलिए आपके साथ जिस मोमेंट पे जो व्यक्ति आपके साथ मौजूद है वही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है आपके लिए? सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जिस व्यक्ति के साथ आप हैं उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करना, ठीक है, उनकी भलाई करना। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। क्योंकि हमें इसी मकसद से इस दुनिया में भेजा गया है कि हम लोगों की भलाई करें, ना कि कभी किसी का बुरा सोचें। सो इस जो स्टोरी है 3 क्वेश्चंस, इसका मॉरल यही है कि हमेशा हमको प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो कुछ भी है प्रेजेंट में हमको रह के देखना चाहिए, ना ही फ्यूचर का सोचना चाहिए और ना ही पास्ट का। और हमेशा जिसके भी साथ आप हैं आप उसको आप अपना पूरा टाइम दो और साथ में उसकी भलाई करो। तो ये रही 3 क्वेश्चंस स्टोरी का पूरा समरी। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।